नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। अगर बात की जाए इन चुनाव की तो यहाँ पर अधिकतर देखा जाता है कि छोटे मुद्दों पर ये चुनाव जीता जाता है और ये छोटे मुद्दे ही जो होते हैं जो पार्टी को जिताते हैं। अगर नीमच नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर बंगला बगीचा मुद्दा एक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो हर एक चुनाव में ये मुद्दा उभर के सामने आता है और यहाँ पर चुनाव दोनों ही पार्टियां लड़ती है। और ऐसे में इस चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। उनसे जानेंगे और पूछेंगे किस तरह से ये मुद्दा एक बार फिर इस नगरीय निकाय चुनाव में बाहर आ रहा है। मुस्तफा जी, स्वागत है आपका। क्या माना जाए कि एक बार फिर बंगला बगीचा मुद्दा जो है इस चुनाव में हावी दिखेगा हमें? देखिए नवीन, ये एक अरसा हो गया, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बंगला बगीचा मुद्दा नगर पालिका के चुनाव में भी नहीं, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जिंदा होता है। पार्टी आश्वासन देती है और फिर ये वापस ये मुद्दा आया गया हो जाता है। और करीब 40 साल हो गए बंगला बगीचा वासियों को राहत नहीं मिली। एक तरफ सरकार ये कहती है कि जो लोग 10 साल से काबिज है, 15 साल से काबिज है, सरकार उनको पट्टे जारी करती है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की बंगला बगीचा के अंदर पीढ़ियां निकल गई, जिनको बंगला बगीचा क्षेत्र में 70 साल हो गए, उनको आज तक उनकी ज़मीनों का मालिकाना हक नहीं मिल पाया। तो हर बार केवल एक दिलासा ही मिलता है, एक आश्वासन ही मिलता है, लेकिन उसका समुचित हल आज तक नहीं हो पाया। और एक ये ऐसी मिस्ट्री है, इस पे एक ऐसी ख़ास बात है कि बंगला बगीचे के अंदर जो आबादी निवास करती है उनको वोट डालने का अधिकार तो है, लेकिन वो अपनी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं पा सकते, वो अपनी ज़मीन पे निर्माण नहीं कर सकते। उनको पहले तो स्थितियाँ ऐसी कि बंगला बगीचा में बिजली और नल के कनेक्शन भी नहीं मिलते थे। तो आखिरकार ये त्रासदी बंगला बगीचा क्षेत्र के हज़ारों लोग कब तक भोगेंगे, कब तक ये खाली मुद्दा ही रहेगा, इसका समुचित हल कब निकलेगा? तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल विल की कमी है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, जैसे जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब मीनाक्षी नटराजन का लोकसभा चुनाव था, सीएम की हैसियत में कमलनाथ नीमच आए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बंगला बगीचे का जो कानून शिवराज सरकार ने बनाया है वो काला कानून है और मैं जनता की राय से इसको बदलूंगा। लेकिन उनकी सरकार बदल गई, कानून नहीं बदला। अब यदि और फ्लैशबैक में जाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान पहले 3 बार सीएम थे, 14 साल का उनका कार्यकाल था। 14 साल में जितनी भी बार वो नीमच आए, हमेशा उन्होंने कहा था मैं बंगला बगीचा समस्या को हल कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, मैंने कानून बना दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार इसमें हुआ तब जब तत्कालीन कलेक्टर संजय गोयल ने एक आदेश निकाला 13 साल पहले करीब, और ये कहा कि भाई बंगला बगीचे की जो ज़मीनें हैं उस पर रजिस्ट्री पे रोक लगाई जाती है और नगर पालिका एक्ट की धारा 100 की उपधारा 2 और 3 के तहत इसका अधिग्रहण किया जाएगा। तो उसके बाद तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष नीता दुआ हाईकोर्ट गई और नगर पालिका और राज्य शासन के इस फरमान पे उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया। तब शिवराज सरकार झुकी और उन्होंने कहा कि आप स्टे हटा दीजिए, हम इसका हल निकालेंगे। तब एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया जिसके अध्यक्ष जयंत मलैया बनाए गए और उसमें प्रभारी मंत्री दीपक जोशी, राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, ऐसे तमाम लोग, नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह, ये जुड़े हुए थे उसमें। और उसके बाद उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नीमच नगर पालिका से ये कहा कि आप इसका मसौदा भेजें कि बंगला बगीचे का हल कैसे किया जाए। तब नीमच के ज़िला कलेक्टर नंद कुमारम हुआ करते थे, जो बेहद ईमानदार और बहुत ही अच्छे प्रशासक थे। उनके काइंड कंट्रोल में इस समस्या के हल का एक खाका बनाया गया। उस ड्राफ्ट को 2.5 महीने तक दावे आपत्तियां बुलवाई गई, नगर पालिका में टेंट लगाया गया और आम लोगों से कहा गया कि वो ये हल का जो मसौदा हमने बनाया उसको आप पढ़ लीजिए और कोई सुधार करना हो तो कर दीजिए।
2.5 महीने के दावे आपत्ति के बाद नगर पालिका परिषद में वो मसौदा पारित हुआ। 40 पार्षदों ने उसके पक्ष में वोट किया। उसके बाद उस समय के तीनों विधायक कैलाश चावला, ओम प्रकाश सकलेचा, दिलीप सिंह परिहार और सांसद सुधीर गुप्ता के हस्ताक्षर हुए और फिर वो मसौदा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने उसके ऊपर फैसला नहीं लिया। वो चुनी हुई परिषद का, कलेक्टर का, विधायकों का, पार्षदों का भेजे हुए मसौदे को एक तरफ रख दिया और अपनी मर्जी से एक नया मसौदा बना दिया, जिस मसौदे के चलते आज तक बंगला बगीचा अधर में लटका है। 16,500 आवेदक है और 3 साल करीब हो चुके हैं और मात्र इसमें 650 लोगों को पट्टे जारी हुए हैं। आगे की स्थिति जो बन रही है उसमें लगता है कि यदि यही मसौदा रहा तो बंगला बगीचे का हल कभी नहीं हो पाएगा। तो मसौदे किस तरह का ये मसौदा तैयार किया था वहाँ पर ऊपर, और ऐसा क्या हुआ कि इस मसौदे से जो है कि ये बंगला राज्यवासी खुश नहीं थे? देखिए नवीन, ये जो मसौदा बनाया गया था, जो मसौदा राज शासन ने बनाया, उन्होंने उसमें एक बात लिखी, वो ये लिखी कि जिनके पास उपलब्ध रजिस्टर्ड दस्तावेज है उन लोगों को आवेदन करने का अधिकार होगा और उनको पट्टे जारी किए जाएंगे। एक यही वो सबसे बड़ी लाइन थी जिसके कारण बंगला बगीचे का ये मसौदा ज़मीन पे दम तोड़ गया। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस शहर में 10 साल से रजिस्ट्री बंद है तो वहाँ के बाशिंदों को रजिस्टर्ड दस्तावेज कहाँ से मिलेगा। दूसरी बात है कि नीमच शहर के अंदर एक अनुमान यह है कि करीब 3,000 लोगों के पास हिंदू यादी बंटवारा है परिवार का, 2-2.5 हज़ार लोगों के पास हिबानामा है, बाकी 2-3 हज़ार लोग ऐसे होंगे जिनके पास एग्रीमेंट होगा। क्योंकि रजिस्ट्री बंद है, तो रजिस्ट्री बंद है तो लोग ले बेची जो कर रहे हैं वो एग्रीमेंट के आधार पे कर रहे हैं, हिबा के आधार पे कर रहे हैं, या फिर हिंदू यादी बंटवारा के आधार पे परिवार में बंटवारे हुए। 10 साल से रजिस्ट्री बंद है। अब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 40 साल पहले हिबा किया, उस व्यक्ति की हिबा करने वाले की डेथ हो गई। अब सरकार उस हिबा को नहीं मान रही है, तो अब रजिस्ट्री कराने वाला कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? बड़ा मुद्दा। परिवार में हिंदू यादी बंटवारे के आधार पर बंटवारा हुआ, उस परिवार के मुखिया की डेथ हो गई, अब कौन आके रजिस्ट्री कराएगा? तो आप ये देखिए कि 8-9 हज़ार से ज़्यादा लोगों के पास इस तरह के दस्तावेज हैं, तो फिर बंगला बगीचे समस्या का हल कैसे हुआ? तो यही एक प्रमुख बिंदु था जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि रजिस्टर्ड वेज दस्तावेज, उसके कारण ये मसौदा फेल हो गया। दूसरी बात है कि 2017 का जो मसौदा था राकेश पप्पू जैन की नगर पालिका में नंद कुमारम के निर्देशन में बना था, उसके अंदर बंगला बगीचा पूरा शामिल था और उसमें जो टैक्सेशन था, जो उसमें क्राइटेरिया था, उसमें ये था कि 20,000 फुट तक की ज़मीनें इसमें शामिल होगी। उसके ऊपर की अगर ज़मीन होगी तो उसमें 75% कलेक्टर बाजार दर से वो भुगतान लेके वो ज़मीन उसके नाम कर दी जाएगी। लेकिन जो मसौदा बाद में आया उसमें क्राइटेरिया मात्र 5,000 फुट रह गया, तो कई लोग उस क्राइटेरिया के बाहर हो गए। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि जिस समय चंद्रभंवर जो है आज की तारीख में, ये 70,000 रुपये में ख़रीदा गया चोपड़ा परिवार द्वारा, उस समय 50,000 रुपये में शिक्षक कॉलोनी जितनी बड़ी कॉलोनी मिल रही थी। अब आज वो चंद्रभंवर जो सालों पहले उन्होंने ख़रीदा, अगर वो आज करोड़ों की मिल्कियत हो गई तो वो उसके मालिक है। आज हम इस बात को देख के कानून नहीं बना सकते कि किन 10 लोगों के पास बड़ी ज़मीन है इनको फ़ायदा हो जाएगा। कानून ये कहता है कि 99 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। तो जहाँ हज़ारों लोग छोटे मकान वाले हैं, छोटी दुकानें हैं, उनको बैंक लोन नहीं मिल रहा, घर के अंदर निर्माण करना है, शादियाँ करनी है, वो नहीं कर पा रहे, छोटा बेच के बड़ा मकान लेना नहीं कर पा रहे, जो 70 साल से जिस ज़मीन पर काबिज है, अब कौन सा टैक्सेशन, अब कौन सी स्क्रूटनी, अब उनकी कौन सी छानबीन। अभी जो व्यवस्थापन प्रकोष्ठ बना है कलेक्ट्रेट में, जिसके SDM प्रभारी है,
उनके पास कोई भी एसडीएम जो पदेन उस पर रहा, उसके पास पहले ही इतने काम है कि वो बंगला बगीचे का व्यवस्थापन कहाँ करेंगे। एक एक आवेदन के निराकरण में 6-6 महीने लग रहे हैं। तो आखिर ये नगर पालिका क्षेत्र का काम है, तो इसके व्यवस्थापन का जिम्मा भी नगर पालिका का होना चाहिए। दूसरा, रजिस्टर्ड दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज भी इसमें शामिल होना चाहिए। तीसरा, कि बंगला बगीचे जहाँ कहीं भी जो लोग काबिज हैं, जिनका निर्माण है, जो बरसों से रह रहे हैं, उनको पट्टा जारी होना चाहिए, उनको रेगुलाइज कर देना चाहिए। तो इतनी सामान्य बात है, उसके बावजूद भी ये समस्या का हल नहीं निकल रहा। जब सारा सीन क्लियर है, जब 2017 में राकेश जन पप्पू की नगर पालिका ने मसौदा शासन को दे दिया, जब ग्राउंड पे जो बॉडी काम कर रही है, स्थानीय निकाय काम कर रहा है, ये उसके क्षेत्र का मामला है, उसने अपना मसौदा दे दिया। तो सरकार को तो एक लाइन का आदेश देना था कि नीमच नगर पालिका द्वारा बंगला बगीचा के व्यवस्थापन का जो मसौदा तैयार किया गया है, उसके अनुसार व्यवस्थापन की अनुमति प्रदान की जाती है। उसको तो छोड़कर एक कौन सी कहानी लिया है, कितने स्क्वायर फीट का स्लैब लिया है, इतना लीज रेंट लगेगा, इतनी लीज लगेगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा। तो ये सब चीज़ें 70 साल बाद के कागज़ों की पूर्ति कोई इंसान कैसे करेगा। तो एक बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लोकतंत्र का कि उसमें इस तरह मुद्दे अधर में लटके रहते हैं। नेता बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार वो दिलासे देते हैं, और पब्लिक हर बार भुलावे में आती है कि इस बार तो ये कर देंगे, और वो समस्या एज इट इज़ बनी रहती है, उसका कोई हल नहीं निकलता। मुस्तफा जी, आपने तो बेहद करीबी से इस समस्या को देखा, आप तो गए भी हैं, बंगला बगीचा रहवासियों से मिले भी हैं। तो किस तरह की छोटी छोटी समस्या रहती है कि किसी के घर पर शादी करवानी, किसी को भाई का बंटवारा करना, लेकिन इन समस्या से जो निदान नहीं मिल रहा। और अब जो चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें क्या माना जाए कि इस बार जो है बंगला रहवासी लामबंद हो जाएंगे? देखिए नवीन, एक ख़ास बात बताता हूँ मैं कि मैं जिस मकान में रहता हूँ, उस मकान का हिबा मेरी माँ के नाम 40 साल पहले हुआ था, और जो हिबा करने वाले हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ये कानून नहीं बदलेगा तो मैं जिस मकान में रहता हूँ वो मकान मेरा नाम जिंदगी में कभी नहीं होगा। ये मेरा उदाहरण है। मेरे जैसे हजारों लोग इस शहर में हैं जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है। तो कुल मिलाकर के जिस दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से ही गलत हुआ। जब तत्कालीन कलेक्टर संजय गोयल ने धारा 102(3) के तहत रजिस्ट्री पर रोक लगाई, वो गलत थी। अधिग्रहण धारा नगरपालिका की धारा 100 की उपधारा 2 ये कहती है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाए, और उपधारा 3 ये कहती है कि उसके लिए दावे आपत्तियां बुलवाई जाए। तो धारा 102(3) के तहत ना तो दावे आपत्ति बुलवाए और ना कोई सार्वजनिक प्रयोजन बताया। आप ये बताइए, बंगला बगीचे के अंदर 2000, 5000, 10,000 फुट की खुली ज़मीनें हैं, उस पर सार्वजनिक प्रयोजन क्या? सड़क बनानी है आपको, अस्पताल बनाना है, खेल का मैदान बनाना है। अगर शहर में कुछ नया होगा तो शहर के बाहर जाएगा। जैसे मंडी बनानी थी तो शहर के बाहर गई, मेडिकल कॉलेज बनाना तो शहर के बाहर जाएगा। अब कोई कहेगा मैं तो शहर के बीच में ही बनाऊंगा मेडिकल कॉलेज, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। जब शहर का विस्तार होता तो चीज़ें बाहर जाती। तो सार्वजनिक प्रयोजन भी नहीं था, दावे आपत्ति भी नहीं थी, और आपने अधिग्रहण का आदेश निकाल दिया, रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। 10 साल तक रजिस्ट्रियाँ बंद रही। तो सरकार ने फैसला लिया रजिस्ट्री बंद करने का, तो 10 साल तक सरकार क्या करती रही? बार बार लोग मांग करते रहे, किसी ने क्यों नहीं सुना। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठा, और जब आपने नगर पालिका से मसौदा मंगवाया था तो उस मसौदे पे अमल क्यों नहीं किया? आप एक तीसरी चीज़ लेके आ गए। अगर आपको वही कानून बनाना था तो 10 साल पहले बना लिया होता। फिर आपने 2.5 महीने दावा आपत्ति बुलवाई। चुनी हुई परिषद थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो उस मसौदे का क्या हुआ? जिन आपके ही विधायकों, सांसदों और पार्षदों ने दस्तखत किए थे, उस मसौदे को आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, एक नया मसौदा बना लिया। तो आखिर हम इस मामले में गंभीर क्यों नहीं हो पा रहे? पॉलिटिकल विल क्यों नहीं जुड़ पा रही? ये मसौदा एक दिन का हल है।
2017 में नीमच नगर पालिका परिषद ने जो प्रस्ताव पास किया, राज्य शासन का कैबिनेट कह दे कि इसी आधार पे जमीनों के व्यवस्थापन को हरी झंडी दी जाती। उसमें सारे कानून की डिटेल है। आप ही के विधायकों ने दस्तखत किए, आप ही के पार्षदों ने दस्तखत किए, पर हमारे जनप्रतिनिधि भोपाल में जाके गूंगे बहरे हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि 4 बड़ी जमीनें वालों को देखकर हम कानून का उलटफेर थोड़ी करेंगे, ये उनका मुकद्दर है। जब नंद कुमारम ये प्रस्ताव तैयार करवा रहे थे तब कुछ लोगों ने उनसे कहा था कि इनकी ज़मीनें बड़ी है ये, तो उन्होंने कहा वो उनका लुकआउट है, वो उनकी ज़मीन है, उनकी है, कानून के हिसाब से चलेगा। अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो जो नियम एक तरफ की टीम के लिए होगा वही दूसरी तरफ की टीम के लिए होगा। ऐसा थोड़ी कि डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए 15 तरह का कानून बनाया जाएगा। कानून का मसौदा एक बनेगा, उसमें किसी को फायदा होता है तो हो, लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि क्या सबसे छोटे व्यक्ति को नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा नजरिया है? आज देखिए इतने परेशान लोग हैं, कई लोगों ने तो अपना हलफनामा तक दिया है, मृत्युपूर्ण बयान तक दिया है कि मेरे घर की छत टूट रही है, फर्शिया तड़क गई है, ये कभी जाएगा, अगर हमारी मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी क्योंकि बनाने नहीं दे रही। तो एक सामान्य सी बात है जिसको तत्काल हो जाना चाहिए था, और फिर ये चुनावी दंगल आ गया है। फिर लोग लच्छेदार भाषण देंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, फिर बंगला बगीचे के हज़ारों लोग वोट भी करेंगे इस आस में कि इस बार होगा, लेकिन वो हमेशा की तरह वही स्थिति होगी। तो बड़ी अजीब व गरीब स्थिति है कि जिस ज़मीन पे उस व्यक्ति को रहते हुए 70 साल हो गए, उसके मालिकाना हक का कागज़ उसको नहीं मिल रहा। वो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी एक समस्या है। हम ये सोचते हैं कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा नहीं होना चाहिए, बड़ी बात। हम हमारी आवाज़ बुलंद करना नहीं जानते, हम नेताओं से आंखों में आंखें डाल के बात करना नहीं चाहते, हम सड़क पे निकल के प्रदर्शन करना नहीं चाहते। उस समय कांग्रेस लीडर हरीश दुआ जो थे, उन्होंने बंगला बगीचा समस्या के निदान को लेकर अलग जगाया, गली गली में घूमे, घंटा घर पे बैठे, टाउन हॉल में बैठे, लेकिन 15 बंगला बगीचा वाले नहीं गए। वो चिल्लाते रहे कि आओ अपन आवाज़ उठाते, आओ अपन आवाज़ उठाते, लेकिन लोग ये सोचते जो सबको मेड़ होगा वो आपा को भी जाएगा। सही बात। आपा ने कही है जो सबको अंडे होगा वो आपा का अंडे भी जाएगा। उसी का नतीजा है कि आज ये पूरी समस्या उलझी हुई है और लोग बहुत मुश्किल में हैं। लोग अपनी चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे, उनको बैंक लोन वगैरह नहीं मिल रहा, बंटवारे नहीं कर पा रहे, शादी ब्याह रुके हुए हैं। बहुत गंभीर मसला है, एक आदमी भी अगर सफ़र करता है। मुस्तफा जी, अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो ये अगर कितने दिन की समस्या है, अगर वास्तव में सही समस्या को मानकर सही दिशा में इसका हल किया जाए तो? देखिए नवीन, अगर सरकार ठान ले तो ये 2 घंटे का काम है। हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, 1 लाइन का प्रस्ताव लाना है। आप ही के विधायक, आप ही के पार्षद, आप ही की नगर पालिका, आप ही के कलेक्टर ने मसौदा बनाया था। केवल 1 लाइन का सिंगल आदेश है कि 2017 में नीमच नगर पालिका द्वारा तैयार किए गए परिषद के प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाती। और सरकार अगर चाहती है कि उनके झंके मंके बजे तो वो अपने 5 सदस्यीय एक कमेटी बना दे, व्यवस्थापन प्रकोष्ठ बना दे। जैसे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष को शामिल कर ले, बीजेपी के 2 वकील शामिल कर ले, जो लोक अभियोजक है उनको शामिल कर ले, और उसमें पदेन सेक्रेटरी जो है सीएमओ को बना दे, और व्यवस्थापन प्रकोष्ठ का गठन नीमच नगर पालिका में कर दे। वही लोग उन 16,000 आवेदनों का गुण दोष पे विचार करें और उसका निराकरण करें। लेकिन आप सोचिए कि भाई 40 साल से लोग चिल्ला रहे हैं, काय के लिए? आज ये बंगला नंबर 50 की बात करते हैं। एक ज़माना ऐसा था जब खान बहादुर साहब जो इसके मेन ऑनर थे, इस बंगले को 150 रुपये में बेच रहे थे। लेकिन शहर में कई लोगों ने कहा कि हम 150 रुपये में बंगला खरीद के पानी पैसे में डालेंगे, पैसे पानी में डालेंगे हम। आज वो बंगला किसी को करोड़ों का लगता है। आज उनके फोरफादर की लैंड है, पारिवारिक बंटवारे में कई लोगों के हिस्से में आई है। अब वो
लाखों की हो गई, करोड़ों की हो गई, हजारों की हो गई, ये उसका मुकद्दर है, पर वो उसका ऑनर है, उसके पास रजिस्ट्री है, तो आपको उसको मालिकाना हक देना पड़ेगा ना। कि हम इस आधार पे फैसला करेंगे कि ये ज़मीन सस्ती है इसका ये हल, ये ज़मीन महंगी है इसका ये हल, ये ज़मीन सड़क पे है इसका ये हल। कानून तो एक ही होता है ना। कानून एक ही होता जब भूख लगती है तो आदमी खाना खाता खाना है, खाता। तो ये एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो खेल के नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो ये ओवरऑल इस बंगला बगीचे के कारण शहर में लोग घबरा गए, परेशान हो गए, और जो यहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, उनको इस पॉलिटिकल विल के साथ आगे आना चाहिए कि इस काम को हमें अंजाम तक पहुँचाना है। सिंपल सी बात है, कौन सी कहानी है, कौन सा फसाना है, कौन से कागज है, क्या है। लोग 70 साल से जहाँ रह रहे हैं, उससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए। सही बात कहा। आप जिनको देख रहे थे जो पैदा हुए थे वो बूढ़े हो गए, उसी जगह रहते रहते दुनिया से चल बसे। अब कौन सा प्रूफ लेके आओगे? दुनिया के हर दस्तावेज में उसका एड्रेस वही लिखा हुआ है कि बंगला नंबर 35 वीरपार रोड नीमच। अब कौन सा सबूत चाहिए? डाक पे, आधार कार्ड में, वोटर आईडी में, पैन कार्ड में, जाति के प्रमाण पत्र में, स्कूल में। अब कौन सी स्कूटनी? जब 10 साल से काबिज लोगों को पट्टा आप 0 टैक्स पे दे रहे हो, और जो 70 साल से काबिज हो रहे हो उनके लिए अलग अलग 50 तरह के स्लैब बना दी, तो आखिर कहाँ से लाएंगे लोग? आप एक बड़ी ज़मीन को देख के फैसले लेंगे। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि इस समस्या के हल हमें क्या फ़ायदा। अरे भाई, पब्लिक के लिए हो आप, जनता की आवाज़ उठाने के लिए हो, आप किसी पद पे बिठाए गए हो, अब कौन सा फ़ायदा? आपको लोगों के आंसू पोंछने के लिए बिठाया गया है, आपको ताकत से मुद्दा उठाना चाहिए, गरीबों का फायदा आपको करना चाहिए और इस मुद्दे को हल करना चाहिए। और चुनाव नहीं, चुनाव के पहले ही जो है ये मुद्दा हल होना चाहिए। बंगला बगीचा वासियों को भी अपने क्षेत्रों में नेताओं की प्रवेश को बंद कर देना चाहिए कि अगर हमारा वोट लेना है तो पहले इस समस्या का हल करो, तो हम नगर पालिका चुनाव में भागीदारी निभाएंगे, नहीं तो हम चुनाव में नोटा पे बटन दबाएंगे और हम किसी नेता को एंटरटेन नहीं करेंगे। आखिर 40 सालों में एंटरटेन करते थे कांग्रेस, बीजेपी, ज़माने के लोग आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। जब सब कुछ हो चुका था तो फिर उस 2017 के नगर पालिका के मसौदे को क्यों नहीं माना गया? जबकि जिस समय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ये फैसला ले रहा था, तब उस बैठक में मौजूद तत्कालीन राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने साफ तौर पे कहा था कि ये जो प्रस्ताव लाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ज़मीन पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। मुस्तफा जी, अपने नेता भी तो नहीं बोले वहाँ पर, उनका बोलना भी तो जरूरी था। तो मैं जब से मैंने अपनी बात शुरू करी, मैं यही कह रहा हूँ कि इसके साथ पॉलिटिकल विल नहीं जुड़ रही। आप बताइए कि आपके चारों तरफ समस्या बिखरी पड़ी है, और एक समस्या के निदान से अगर लाखों लोगों को फायदा होता है तो उसको तत्काल हल कर देनी चाहिए। अब जिनका वक्त गुजर गया है, जो बच्चों से जवान और जवान से बूढ़े हो गए, आप उन दिनों को कैसे वापस लाओगे? आपके लिए तो हंसी ठिठोली हो गई है। जो लोग सालों से विधानसभा में बैठे हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी थी कि इसको हल करना था। आज जिनको मालिकाना हक नहीं मिला, वो कुछ नया पुराना नहीं कर पाए, अपना विकास नहीं कर पाए, उनका वो गुजरा हुआ वक्त आप कैसे लौटाओगे? आप 4 बड़े लोगों को देख के इस फैसले से किनारा करते हो। भाई, उन गरीबों को तो देखो जो छोटे छोटे मकान है, जिनके पास उनका एक ही आशियाना है, जिनके पास उनकी एक ही दुकान है। उसके लिए तो वो उसका एम्पायर है, उसके लिए तो सब कुछ हुआ है, मंदिर है उसके लिए, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इस जो नगर पालिका अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन के समय, नंदकुमारम के समय जो प्रस्ताव बना था, उस प्रस्ताव को वल्लभ भवन ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने डिस्कशन के पहले लॉ डिपार्टमेंट की राय लेने भेजा था। उस लॉ डिपार्टमेंट की 13 पेज की रिपोर्ट उस प्रस्ताव के फेवर में लगी।
और ये कहा गया है कि यही सही हल है, उसके वो आज भी लगी हुई, लेकिन वही प्रस्ताव को हटा दिया जिसपे यहाँ से वो मसौदा तैयार हुआ, जिसपे नगरीय प्रशासन डायरेक्टरेट की मोहर लगी, लॉ डिपार्टमेंट की मोहर लगी, टाउन कंट्री प्लानिंग की मोहर लगी। सारे एनओसी के बाद उस प्रस्ताव को कचरे में डाल दिया, नया प्रस्ताव लिया है। तो फिर वो सब कवायद क्यों हुई, क्यों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठकें हुई, क्यों आपने मसौदा तैयार करवाया, क्यों आपने अपने कलेक्टर को लगाया? तो उसको मानिए। तो कुल मिला करके ये एक बड़ा अजीब व गरीब खेल है, जहाँ लाखों लोगों का जीवन संकट में, परेशानी में, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, और बंगला बगीचा वासी है, उनकी नींद नहीं खुलती कि जो सबका अंडे बेड़ों में आपा को भी जागा। तो बड़ी अजीब व गरीब स्थिति। सही कहा उसने। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, साथ ही बंगला रहवासी भी है, जिन्होंने बताया कि तत्कालीन में जो राकेश जन पप्पू की कार्यकाल निकला उसमें एक मसूदा तैयार किया गया था, और उस मसूदे पर अगर सरकार फैसला लेती तो कई बंगला बगीचा रहवासियों को मालिकाना हक मिल जाता। लेकिन इसमें एक बड़ी बात वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन ने यह भी कही कि वहाँ पर जाने के बाद वो मसूदा बदल गया, और वहाँ पर अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक बात और एक चू तक नहीं बोली कि ये मसूदा क्यों बदला जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए तो बंगला रहवासियों की, तो वे भी जो है खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।